अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 16। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना और इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, इसकी रियलिटी और इसकी हकीकत जो है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, बल्कि उससे पहले जो है, लोगों ने जब ये रिलीजियस बिलीफ्स डेवलप कर रहे थे, इस टॉपिक पे मैंने क्लैरिफिकेशन इसलिए सोचा कि आजकल जो है ना, सबसे पहले इशू ये हुआ है कि यूट्यूब पे ना काफ़ी लोग वो कुछ चैनल्स मैंने देखे हैं और कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट हुई हैं जिसमें वो एक कपल जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं कोई डिवाइस और वो स्पिरिट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और वो ऐसे है कि जिस तरह स्पिरिट्स जो हैं उनके साथ ऐसे मज़े से बातें कर रही हैं जिस तरह कोई आप किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। तो इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं लोगों को जो है थोड़ा सा एजुकेट कर दूं, क्लैरिफाई कर दूं। हालांकि स्पिरिट कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा एक डिटेल एपिसोड मौजूद है। तो आते हैं स्पिरिट कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, जिसे ईवीपी कहा जाता है। तो जब बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब 1941 के बाद जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है ना वॉइस रिकॉर्डर्स की हेल्प से जो है ना, वो उन्होंने कहा कि ये जो इंसान तो मीडियम बन के तो कम्युनिकेट करते ही थे, लेकिन उन्होंने कहा जी जब से ये इलेक्ट्रॉनिक्स आई तो उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं ऑडियो, इसको इस्तेमाल किया स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं ख़ुद बताते ख़ुद जो हूँ वो 2002-3 या नहीं 2006 की बात है कि 2006, हाँ, याहू ग्रुप जब तक ख़त्म नहीं हुए थे तो मैं जो हूँ ना एक याहू ग्रुप का मेंबर भी रहा हूँ काफ़ी साल, जो बेसिकली ग्रुप डेडिकेटेड था वर्ल्ड ओवर ईवीपी पे जिनकी रिसर्च थी। तो उनमें से उसका मैं भी एक मेंबर था जिसमें मेरी भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। और फिर जब से याहू ग्रुप ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमारी कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। तो उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जो है ना लोग डिवाइसेस वो सारा वीकेंड जो है ना वो अपने डिवाइसेस पे रिकॉर्डिंग करते थे और इसी तरह बातें करते थे कि कोई स्पिरिट गुजर रही है तो वो अपनी बात करे। तो लोग जो फाइल्स आपको जो थी ना रिकॉर्डिंग पे जो आती थी वॉइसेस, वो फिर उस ग्रुप पे सर्कुलेट होती थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ये साइंस ने तरक्की की तो उन्होंने रिकॉर्डिंग इंसान की मीडियम से फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये था, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता। एक स्टैटिक नॉइज़ होती है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। फिर 1980s में जो है वो फ्रैंक गोस्ट बॉक्स भी बनाया, रेडियो का इस्तेमाल किया फ्रिक्वेंसी हॉपिंग के साथ। होता ये है कि जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाएं तो सबसे पहले ये काम शुरू हुआ रिकॉर्ड्स का। 78 आरपीएम पे उन्होंने रिकॉर्ड जो है जो बड़े बड़े रिकॉर्ड प्लेयर्स थे वो यूज़ किए। फिर उसके बाद उन्होंने मैग्नेटिक टेप्स यूज़ की। तो वो एक ना उसको रिकॉर्डिंग डिवाइस को ऑन करके बैठ जाते थे और एक स्टैटिक एम्बियंट नॉइज़ जो थी ना उसको उससे फील करते थे। अब जो एक बंदा है स्पिरिट कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोई क्वेश्चंस करेगा रैंडमली और फिर वो खामोशी देखेंगे और फिर वो नॉइज़ जो रिकॉर्ड होती थी उस नॉइज़ के पैटर्न को वो एनालाइज करते थे और सुनते थे कि उसमें टुकड़ों में कहीं ना कहीं उनको मैसेज की डिलीवरी हो जाती थी। अच्छा, अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं, ख़ैर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ईवीपी बहुत मशहूर होती गई। फिर लोगों ने वो आईसी रिकॉर्डर्स चले, वो आईसी रिकॉर्डर्स लेके गोस्ट हंटिंग करते रहे और फिर जहाँ जाते थे, और जिसमें से मैंने भी आपको एक शायद आवाज़ सुनाई होगी अपनी एपिसोड्स में कि एक ड्यूरिंग गोस्ट हंटिंग जो है हमें भी एक्सपीरियंस हुआ कि वो, क्योंकि ईवीपी हम लोग ऑन करके रखते थे रिकॉर्डिंग के लिए सेशन के, तो जिसमें हम दो बंदे थे, मैं और मेरा को फाउंडर, तो हम बिल्कुल कमरे में अकेले थे और हम लोग लेज़र लाइट से इल्यूमिनेट करके तो हम स्नैप्स ले रहे थे। तो वो उसकी ना आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। अब वही बात है, जहाँ पे खामोशी हो, एक आपको पता है नॉइज़ लेवल है
और जब आप उसको उस डिफरेंट सॉफ्टवेयर में से वेव फॉर्म को एनालाइज करते हैं तो एक एम्बियंट आपको ना वेव फॉर्म की मिल रही होती है, फ्रिक्वेंसी रेंज के जो उस वक्त आपकी ह्यूमन वॉइस की और बाकी जो नॉइज़ लेवल है उसको आप मैयर कर रहे होते हैं। तो अचानक एक अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में आके एक आवाज़ आती है जिसको आप पीस को जब सुनते हैं, क्लियर करते हैं, एनहांस करते हैं, तो वो कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होता है। तो ये एक प्रोसीजर है, इसमें कोई शक नहीं है ये इसमें, लेकिन जो वही बात है कि 5%, 6% या मैक्सिमम 10% कह दें कि आप वो मैसेज इंटरप्रेट कर सकते हैं, और बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा इसमें मेहनत का काम है। तो आजकल तो इन्होंने ड्रामा बना लिया है, उससे ऐसे डायलॉग्स हो रही है, डायलॉग डिलीवरी हो रही है कि लोगों को, और इतने मिलियन व्यूज़ हैं कि वो जी गोश्त के साथ हम बातें कर रहे हैं। इस तरह नहीं होता। या तो इंसान खुद मीडियम बनता है, ठीक है, और स्पिरिट कम्युनिकेशन के उस एपिसोड में मैंने तरीके बताए, में वीजे बोर्ड का इस्तेमाल होता है, वो हम भी करते रहे हैं, ठीक है, और इंसान खुद तो मीडियम बन के एक अपना कम्युनिकेट कर सकता है किसी की भी चीज़ से। लेकिन जहाँ पे फिर अच्छा ये ईवीपी जो है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते आईसीटी बन गया। आईसीटी होता है इंस्ट्रूमेंटल जो है ये ट्रांस आईटीसी, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन, यानी उन्होंने सिर्फ ऑडियो डिवाइसेस तक इसको महदूद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके ज़रिए भी ये स्पिरिट्स जो हैं इंटरफेयर करके आपको मैसेज दे सकती हैं। चाहे वो टीवी चैनल जब बंद हो जाता है तो वो वाइट नॉइज़ आ रही होती है टीवी के ऊपर, तो उसके थ्रू कुछ आपको मैसेजेस उसके साउंड में आ जाते हैं। इसी तरह रेडियो का इस्तेमाल किया, रेडियो में फ्रैंक गोस्ट बॉक्स जो सबसे पहले फ्रैंक ने बनाया 1980s में, उसने क्या किया कि फ्रिक्वेंसीज को हॉप करता था, तो जिस फ्रिक्वेंसी पे कोई स्टेशन नहीं बोलता था तो उन स्टेशंस के ऊपर ना वो आपसे स्पिरिट कम्युनिकेशन के कुछ जो है ना वॉइसेस आपको मिल जाती थी, लेकिन वो इतनी स्क्रैम्बल्ड वॉइस होती थी कि उसको समझने के लिए आपको बहुत उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती थी। तो कहने का मकसद ये है कि असल स्पिरिट कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो इतनी आसान नहीं है कि जिस तरह मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और इसी तरह मैं कोई भी डिवाइस लगा के तो मैं इधर आपके सामने एक जो है ना वो सेंस जो है वो कर लूँ कि जी आएँ और किसी रूह से हम बातें करते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू ऐसे बोले जिस तरह कोई नॉर्मल डायलॉग्स चल रहे हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ एक ट्रिक है। पुराना वाक़या भी बताता हूँ, यूट्यूब पे एक वीडियो भी पड़ी हुई, आप ख़ुद भी वो सुन सकते हैं। वो उस वीडियो में भी इसी तरह एक कपल था बाहर के मुल्क में कि उन्होंने ना लाइव टीवी शोज़ करना शुरू कर दिए। लाइव टीवी शोज़ में ये था कि वो आके क्लेम करते थे कि वो बहुत बड़ा हीलर है और उसको ना स्पिरिट्स गाइड करती हैं, और उसके वो हॉल में काफ़ी लोग बैठे होते थे और वो उसने ना जाता था, वो बताता था अच्छा जी आप खातून, आपका ये नाम है, आपको ये बीमारी है, ओहो आएँ आपको मैं क्लियर करता हूँ, आपकी सारी बीमारियाँ, आपकी पेन मैं ले लेता हूँ। तो बाद में जब जो एजेंसी के बंदे पीछे लगे और जो स्केप्टिकल्स थे, जो स्केप्टिक्स थे, उन्होंने जो उसके ऊपर रिसर्च की, कुछ उसमें टेक्निकल बंदे उन्होंने किए कि जब उनका शो में उन्होंने बिठाए तो उन्होंने देखा कि उसके उस वक्त जो है ना इतनी मशहूर नहीं होती थी, क्योंकि पुराने वक्तों की बात है कि अब तो हर एक ने वो कान में वो पहना होता है, ये डिवाइस जो है जो स्टूडियो के साथ आप लिंक्ड होता है कंट्रोल रूम से, तो वो पहना होता है। तो वो देखा कि उन्होंने ना उस बंदे ने वो कान में पहना होता था और कुछ फासले पे जो है ना वो आरएफ डिवाइस थी, और वो कुछ फासले पे उसकी बीवी थी, और बीवी को जो है ना वो कैमरे में क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा होता था तो वो मियाँ जब चलना शुरू होता था तो देखती थी कैमरे में और उसको वहाँ से गाइड करती थी कि फ़लाना पेशेंट जो है हॉस्पिटल से उसका रिकॉर्ड निकलवा के सारा कुछ करके, रिकॉर्ड सारे बंदों का उनके पास होता था, वो बता देते थे कि जी ये वाली नहीं है, वो आगे चलते जाएं फ़लाने जो है वो जो है खातून या बंदा जो है वो फ़लाना वाला बंदा है, उसको एड्रेस करें और उसके अंदर से ये मसले हैं उसके। तो वो फिर बाद में उन्होंने वो पकड़ लिया उनको और फिर वो टीवी शो भी बंद हो गया। तो इस तरह ना वर्ल्ड लेवल पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो है ना सबसे इजी काम है, और इसमें पैसा भी बहुत है और सस्ती शोहरत है, तो बहुत से लोग ये काम करते हैं। तो जहाँ पे ये काम होता है वहाँ पे स्केप्टिक्स जो हैं वो भी अपना काम कर रहे होते हैं और काउंटर जो है इसकी वो कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जिस तरह की कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है,
इंसान जो है वो उसका माइंड जो है वो कम्युनिकेट कर सकता है, मीडियम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं चैनल्स पे, इस तरह ये पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जो है मैंने उस ग्रुप का, याहू ग्रुप का मिसाल दी कि मैं इतने साल उनके साथ काम करता रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के उसमें जो EVP के जो थे प्रैक्टिशनर्स थे ये, तो वो उस पर फ़ाइल शेयर करते थे, और वो फाइल्स अब तो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी अपनी आर्काइव में से, और वो समझना बहुत ही मुश्किल है और बड़ा मुश्किल होता है। वो स्क्रैम्बल्ड वॉइस होती है, नॉइज़ में से आपको वो वॉइस उसको ट्रीट करके निकालना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि स्पिरिट कम्युनिकेशन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पॉसिबल है और ये की जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं इसकी जो है ऑपोजिट, मैं आपको एक व्यू भी दे देता हूँ। आप में से शायद किसी ने किताब पढ़ी हो, बड़ी पुरानी बात है कि मेरे फादर्स की बुक्स में एक किताब होती थी जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी थी, क्योंकि बचपन से मुझे इन चीज़ों का शौक़ था। तो मन की दुनिया, आज मुझे भी उसका टाइटल नाम है, मैंने इसको बड़ा नेट पे सर्च किया है। वो ट्रंक जो बॉक्स था ना, ट्रंक जो मेरे फादर का था, बेसिकली उसको कहीं दीमक लग गई, शिफ्टिंग मैंने बहुत जगह की, और वो किताब ना कहीं मुझसे मिसप्लेस होगी, ज़ाया होगी, और किताबों में वो मुझसे ट्रेसेबल नहीं है। मन की दुनिया किसी के पास हो जो देख रहा है, फादर लेड बीटर का उसमें ज़िक्र है, उर्दू में तर्जमा किया हुआ किसी ने। अब मुझे उसका ना राइटर याद है ना कुछ है, मैंने नेट पे बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिल रही। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक़ है, अगर किसी के पास हो तो काइंडली मुझे उसका लिंक ज़रूर दीजिएगा। मन की दुनिया में सारा ऑस्ट्रल बॉडी, ऑस्ट्रल वर्ल्ड के साथ उसका ताल्लुक़ है, और उसमें सारे नियर टू डेथ एक्सपीरियंस और सारा जो ऑस्ट्रल बॉडी की फ़्लाइट है उसके बारे में ज़िक्र किया हुआ है। तो वो पढ़ने से काबिल जो है ना, वो पढ़ने के काबिल एक किताब है। तो वो उससे मुझे याद आया कि जो उसमें एक उन्होंने एक लिखा हुआ था कि 1950s की बात है कि रीडर्स डाइजेस्ट में कोई जून या जुलाई का जो मंथली उनका एडिशन होता है, उसमें उन्होंने वो आर्टिकल लिखा कि जी अचानक जो है ना अमेरिका का कोई एक लोकल ब्रॉडकास्टिंग जो चैनल था जो कि बंद हो चुका था, और उसकी जो है 1950s का वो चैनल था पुराना और वो बंद हो चुका था, तो उसकी टीवी पे ना ब्रॉडकास्ट आना दोबारा शुरू होगी। कई टीवी चैनल्स ने वो कैच करना शुरू कर दी। तो वो उस रीड डाइजेस्ट में उन्होंने लिखा हुआ था। तो उन्होंने बेसिकली पूरा ये कॉन्सेप्ट दिया था एनर्जी के ऊपर कि जो हमारी आवाज़ें हैं, ये जितने विजुअल्स हैं, ये लाइट जो है, ये इमेजेस जो हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के फार्मूले के मुताबिक कहीं ना कहीं ये स्टोर हो रही है यूनिवर्स में। जिस तरह मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ टाइम एंड स्पेस की, शायद उसमें, कि जब आसमान की तरफ आप देखते हैं तो यू आर लुकिंग एट दी पास्ट ऑफ योर यूनिवर्स। तो मैंने उसमें टाइम की थ्योरी में बताया था कि जो इंसान जो है वो अपने टाइम को स्केप नहीं कर सकता, जहाँ भी जाएगा वो उसका प्रेजेंट बन जाएगा। बैकग्राउंड समझने के लिए आप वो वाला एपिसोड देख लीजिएगा स्पेस टाइम के बारे में। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि कहने का मकसद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ये है कि ये जो समटाइम्स हमें कुछ वॉइसेस मिलती हैं, ये अगर हम इसको थोड़ा सा इस्लामिक व्यू में भी देखा जाए तो क़यामत के रोज़ द डे ऑफ जजमेंट में जिस तरह हमें पढ़ा है कि जी आपको आपके करतूत जो है ना वो हर चीज़ दिखाए जाएंगे आपके सामने कि ये आपने काम की है। तो ये बेसिकली जितनी भी जो आपकी ये इवेंट्स हैं, इवेंट जो हैपनिंग है बेसिकली लाइट है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन है। इमेज क्या है, जिस तरह ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी इमेजेस है, सेट ऑफ फ्रेम्स हैं। तो इसी तरह ये विजन जो है ना, ये ज़ाया नहीं होते, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स में आर्काइव हो रहे होते हैं, और ये साउंड वेव भी इसी तरह ज़ाया नहीं होती। तो हो सकता है कि ये जो EVP का सारा कॉन्सेप्ट है, या ITC का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये कहीं से यूनिवर्स का, अब ये हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते फिनोमेना, ये घूमती घुमाती वो बातें जो है ना कहीं से रिलेट होके वो कहीं से कैच हो जाती हैं और वो नॉइज़ के अंदर रिकॉर्ड हो जाती हैं, और फिर हम उसी में से तजर्बे करते करते देखते हैं कि हाँ यार ये बात, चूँकि हमारा जहन पहले रिसीविंग एंड पे होता है, जो हम तजर्बा कर रहे होते हैं, और वी वर ऑलवेज़ वेटिंग फॉर एनी मिरेकल कि जी इसमें हमें कुछ ना कुछ एविडेंस मिल जाएगा। तो हाफ हार्ट और ब्रेन तो हमारा ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि जी कोई भी चीज़ आएगी वो हमें ऐसे दिखेगी। तो वो हो सकता है कि ये चांसेस हों कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आवाज़ें आती हैं वो
ऑब्वियसली यूनिवर्स से ही कहीं से आ रही हों और वो इवेंट चाहे हमसे पहले का हो चुका हो और वही आवाज़ें जो हैं दोबारा उसमें रिकॉर्ड हो रही हों। इट इज़ वेरी मच क्वाइट पॉसिबल। लेकिन सबसे अथेंटिक जो तरीका स्पिरिट कम्युनिकेशन का है वो एक इंसान का मीडियम खुद होना जो है सबसे अथेंटिक है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और उसका जहन जो थीटा वेव्स बनाई गई हैं जिसको अर्थ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इस पर भी मैं प्रोग्राम करने का सोच रहा था कि 7.83 हर्ट्ज़ जो है इसको अर्थ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कि ये जो वाइब्रेशन है पूरी यूनिवर्स की या अर्थ की रोटेशन से वो 7.83 हर्ट्ज़ की जो है ना ये वाइब्रेशन है जैसे, और इंसान की जो ब्रेन की भी जो वाइब्रेशन है वो उससे मैच करती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये अर्थ की वाइब्रेशन भी जो है वो फिक्स नहीं है। 7.83 इसकी नॉर्मल हालात में थी, लेकिन इसकी पीक जो है 160 हर्ट्ज़ तक गई है। तो ये भी एक हीलिंग का एक तरीका है जिस पे कभी वक्त मिला तो एक एपिसोड करेंगे कि अर्थ फ्रीक्वेंसी का ह्यूमन बॉडी पे किस तरह होता है, आपकी डिप्रेशन आपका जो है वो दूर होता है। इसकी वैसे थोड़ी सी सच्चाई इस तरह है कि जब आप कहीं बाहर निकलते हैं रिक्रिएशन के लिए, अपना एक बिज़ी लाइफ से बाहर निकलते हैं, तो आप एक किसी भी रिक्रिएशनल प्लेस पे जाके जब रेस्ट करते हैं और वो नॉइज़ पोल्यूशन से या सिटी की पोल्यूशन जितनी भी है, ये जो इक्विलिब्रियम है नेचर का, ये हमने इंसान ने जो है ना इसका वो बिगाड़ दिया है। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है हमने आउट किया ना, ये क्रिएटर ने तो आउट नहीं किया, इसमें सारी गलती इंसान ने ही ये बिगाड़ पैदा किया है। तो जब आप एक चीज़ को इक्विलिब्रियम को छेड़ते हैं तो उसके नुकसानात जो हैं वो आपके ऊपर होते हैं। ये जो बीपी का हर बंदा मरीज़ है वो ना सिर्फ जेनेटिकली है बल्कि वो इसका बहुत सा ताल्लुक जो है वो अर्थ फ्रीक्वेंसी से भी है, क्योंकि हमें अनगिनत जो अनदेखी जो टेंशन आ रही होती है ना वो ये है कि ये फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब्ड हैं। हमारा जो ब्रेन का जो वेव्स निकल रही हैं वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं, अनइंटेंशनली हमें टेंशन मिल रही होती है शहरों में। तो जब हम छुट्टी पे जाते हैं और एक किसी लोनलीनेस प्लेस पे जाते हैं, सुकून करते हैं, तो वहाँ पे जो है वो क्लोजेस्ट टू नेचर ऑर्गेनिक लाइफ होती है जहाँ पे बाकी पोल्यूशन नहीं होती। तो इस वजह से हम क्लोज टू दी अर्थ फ्रीक्वेंसी हो जाते हैं, और वो अर्थ फ्रीक्वेंसी जो है जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो हमें सुकून मिलता है, हमारी टेंशन ख़त्म होती है, हम एनर्जाइज होते हैं और साथ साथ हम लोग फ्रेश हो जाते हैं अगले काम के लिए। तो बेसिकली एक छोटा सा मैंने चलें इसमें आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह सेम जो है स्पिरिट कम्युनिकेशन जो है उसका वाहिद अथेंटिक हल यही है कि इंसान वो ख़ुद मीडियम हो और वो ख़ुद जो है वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन ये जो EVPs और जो हैं ITC, अब तो इसे ब्रॉडर सेंस में कहा जाता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो जिसलिए मैं ये आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ वो प्रेजेंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा हूँ। जो आजकल यूट्यूब पे चैनल पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है कि जी वो पता नहीं कहाँ से आवाज़ आ रही है, स्पीकर रखे हुए हैं, कोई इक्विपमेंट रखा है, जी हम अदर वर्ल्ड से जो है वो उससे कम्युनिकेट करें। तो नाजरीन इस तरह अपना आपको जो है ना वो हर चीज़ पे जो सोशल मीडिया पे फैलती है उस पर अनदेखा बिलीव मत करें, सुनी सुनाई बातों को मत उस पर चलें। रीजनिंग हो, लॉजिक हो, उसके ऊपर रिसर्च करें कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आपको ख़ुद आपका दिल गवाही देगा कि क्या सच है क्या झूठ है। तो इन चीज़ों में मत पड़ें। तो जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरी बसात थी, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी वल्लाहु आलम। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता इसी तरह जब तक ज़िंदगी है बहाल रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।